नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे एक नए सीरीज़ की वीडियोस में। दोस्तों, ये हमारा क्रैश कोर्स का पहला वीडियो है और आज हम लोग INFS के यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठेगा कि आखिर मैंने तो पहले भी वीडियो डाल रखा है, फिर ये क्रैश कोर्स का वीडियो क्यों? देखिए दोस्तों, जो हमने पहले वीडियो डाल रखा है ना, वो बहुत ही लॉन्ग है और अब चूँकि हमारे पास समय कम है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो को बनाया गया है ताकि कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट मिले। आप आधा घंटा केवल इस वीडियो को देखें, थ्योरी वीडियो को देखें। हमारा सीक्वेंस इस प्रकार से रहेगा, मैं आपको थ्योरी वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद मैं आपको MCQ वीडियो प्रोवाइड करूंगा और दोनों का मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप पहले थ्योरी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर कर लें, थ्योरी PDF से रिवीजन कर लें और फिर MCQ PDF से प्रैक्टिस करके वीडियो से और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा इस क्रैश कोर्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज हम लोग अपने पहले टॉपिक के साथ। एकदम आपको जो नोट्स मिलेंगे एकदम पिन पॉइंटेड नोट्स हैं, वन लाइनर टाइप के नोट्स हैं, वो आपको मिलेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्री ब्रिटिश इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं रिच एंड पावरफुल। यहाँ पे देखिए लिखा गया है इकोनॉमिक पावर हाउस, रिच एंड पावरफुल। तो क्या होता था कि भारत एक बहुत वेल्दी कंट्री था और टोटल इकोनॉमिक आउटपुट का लगभग 20% कंट्रोल करता था। दूसरा पॉइंट है कि ब्रिटिश जो है भारत में आए थे ट्रेड के लिए, और लेकिन उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया और ये जो पॉलिसी था इसने ब्रिटेन को फेवर किया लेकिन इंडिया को फेवर नहीं किया। राइट, तो मतलब ये जो पॉलिसी था किसको फेवर किया? ब्रिटेन को फेवर किया। मतलब क्या हुआ कि भारत के लिए बहुत कम ग्रोथ था, ठीक है, इंडिया अपनी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर पाया और इंडियन इकोनॉमी उतना फास्ट ग्रो नहीं कर पाया, इसलिए जो ग्लोबल मार्केट में जो इंपॉर्टेंस था वो घट गया। राइट, तो वही कह रहा है कि इंडिया का जो GDP शेयर था वो घट गया। दूसरा पॉइंट है हमारा फैमिन एंड डिजीज। मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल के समय क्या होता था कि एक टेरिबल फैमिन आया, यानी फैमिन समझते हैं ना आप? फैमिन का मतलब होता है फूड शॉर्टेज। तो एक टेरिबल फैमिन आया, एक टेरिबल डिजीज आया। राइट, तो इसने क्या दिखाया कि ब्रिटिश इंटरेस्टेड नहीं थे भारतीय लोगों को हेल्प करने में, उनके लाइफ को इंप्रूव करने में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नो रियल इंडिपेंडेंस, नो रियल प्रोग्रेस। तो जब भारत को आज़ादी मिली तो उस वक्त जो है इकोनॉमी जो है स्टैग्नेंट था, ग्रो नहीं कर रहा था और बहुत सारे फैक्ट्रीज भी नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश ने कुछ चीज़ें भारत में बिल्ड की, जैसे कि रेलवे हो गया, ठीक है, फिर लेकिन मोस्टली ये था कि वो अपनी रिसोर्सेज को भारत से बाहर ले जा सके, ना कि इंडिया को डेवलप करें। दूसरा पॉइंट है इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो इसका इकोनॉमी जो था वो बहुत ही वीक था, बहुत ही डिसऑर्गेनाइज था, बहुत कुछ करना बाकी था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लोअर मिडिल इनकम का मतलब ये होता है कि भारत जो है अच्छा कर रहा था, बेटर कर रहा था वेरी पुअर कंट्री के कंपैरिजन में, लेकिन डेवलप के कंपैरिजन में बहुत ही पीछे था। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है हाई GDP। मतलब क्या हुआ कि कंट्री का जो इनकम है एक्चुअली काफ़ी हाई था, थर्ड इन द वर्ल्ड था। यदि आप परचेजिंग पावर को डिस्कस करेंगे, PPP का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इंडिया के पास बहुत ही ह्यूज पॉपुलेशन था, ठीक है। तो इस कारण से क्या हुआ कि आप GDP को यदि आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पीपल से, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम जो था, इनकम पर पर्सन जो था, बहुत ही कम था, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं 1891 इन 2019। अब देखिए रीज़न फॉर लो इनकम लो होने का कारण क्या था? पहला था पॉवर्टी। तो मतलब बहुत सारे लोगों के पास जो है पैसा ही नहीं था कि वो अपने बेसिक नीड को मीट कर सके। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इलिटरेसी हो गया, ये सब सेल्फ अंडरस्टूड चीज़ है। अब देखिए आता है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान का क्या एम था कि भारत सरकार ने 5 पंचवर्षीय योजना को लागू किया। तो इसमें गोल को सेट किया गया और फंड को एलोकेट किया गया। कहाँ एरियाज़, कुछ एरियाज़ का नाम बताता हूँ, एजुकेशन, जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए एक लो मिडिल इनकम इकोनॉमी का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला तो इनकम कम है, उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, उसके अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, फिर एग्रीकल्चर पे जो रिलायंस है, मतलब ज़्यादा वर्कफोर्स जो है काम फार्मिंग करते हैं, ठीक है, और पॉवर्टी साइकिल भी बहुत है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, ठीक है, ये सभी पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद भारत का जो अर्थव्यवस्था था वो चेंज होने लगा, ठीक है। लोग जो है फील्ड से दूर जाने लगे, एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो गया सर्विस सेक्टर में, ठीक है। यहाँ पे एक डेटा आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 1950s का डेटा है कि जो GDP में शेयर हुआ करता था एग्रीकल्चर का वो था 53.1%, इंडस्ट्री का जो शेयर था 16.6% था और सर्विसेज का शेयर 30.3% था। लेकिन आप 1980 में देखिए क्या अंतर हुआ कि ये सर्विस जो है सबसे लार्जेस्ट सेक्टर बन गया, यानी टोटल GDP का 38% सर्विस सेक्टर के पास कंट्रीब्यूशन है। ये बातें समझ में आई? आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उसके बाद
हाँ, मतलब हुआ क्या कि ब्रिटिश रूल का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ पे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रिटिश जो है सारे रिसोर्सेज को ले गए ताकि अपने आप को बेनिफिट कर सके, वही कह रहा है रिसोर्सेज ड्रेन। दूसरा पॉइंट कह रहा है नेग्लेक्टेड सोशल सेक्टर। क्या मतलब है इसका कि पीपल जो है, लोग जो थे उतने हेल्दी नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे जितने होने चाहिए थे, इस कारण से वो लेस प्रोडक्टिव थे, उनका प्रोडक्टिविटी कम था। और तीसरा पॉइंट है कि देखिए ब्रिटिश चाहते थे कि लेबर कॉस्ट कम से कम रखें, इसीलिए उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इनकरेज नहीं किया। इससे क्या हुआ, वेजेस लो रहा और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिला अच्छे पेइंग जॉब के लिए। फिर नेक्स्ट था कि एजुकेशन को कम दिया गया, जॉब अपॉर्चुनिटी कम थी, तो पॉवर्टी वाइड स्प्रेड था। अब देखिए दादा भाई नौरोजी का यहाँ पे एस्टिमेट दे रखा है, उसको मैं समझाता हूँ। इन्होंने कहा है कि एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे दादा भाई नौरोजी, इन्होंने कैलकुलेट किया कि जो एवरेज इंडियन पर्सन है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एक साल में कमाते हैं, जो कि 20 रुपया पर साल था। 1868 का डेटा है। तो दोस्तों जब भारत इंडिपेंडेंस गेन किया तब भी जो एवरेज इनकम पर पर्सन था वो मात्र 250 रुपया था। ठीक है, तो ये शो करता है कि बहुत ही स्लो इकोनॉमिक प्रोग्रेस रहा है ब्रिटिश रूल के अंदर। अब देखिए ब्रिटिश रूल ने इंडियन इकोनॉमी को कैसे डिवास्टेट किया वो जरा देखते हैं। पहला है कि इंडियन ग्लोबल इकोनॉमी डिक्लाइन। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 1600 ईस्वी में क्या था। 1600 ईस्वी में क्या था दोस्तों कि भारत के पास बहुत बड़ा एक स्लाइस था, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी का, यानी कि 23% था। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी का जो शेयर था, मतलब मेजर इकोनॉमिक प्लेयर था 1600 ईस्वी में। लेकिन 1947 के बाद जो है ये घटकर 3% पर आ गया। ठीक है, तो मतलब ये शो कर रहा है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था वो काफ़ी ज़्यादा घटा है, मैसिव डिक्लाइन हुआ है। अब एक और पॉइंट को समझिए जो कि हमारा ट्रेड शेयर का डिवीजन के रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो 1600 ईस्वी था उसमें भारत एक मेजर ट्रेडिंग नेशन हुआ करता था, जो कि हमारा 33% ट्रेड को कंट्रोल करता था। लेकिन अब देखिए यही चीज़ जो है 1947 से मात्र 3% रह गया है। ये मतलब कि भारत जो है एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था या इंपोर्ट नहीं कर रहा था उतना जितना पहले करता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ब्रिटिश ने कभी भारत को कहा था द ब्राइटेस्ट ज्वेल अपने एम्पायर में, क्योंकि इसका रिच रिसोर्स था और रिच पोटेंशियल था। लेकिन इस पोटेंशियल के बावजूद भारत जो है एक बहुत ही पुअर कंट्री रहा ब्रिटिश रूल के अंदर, या पुअरेस्ट कंट्री रहा। ठीक है, यही कॉन्ट्रडिक्शन हाईलाइट करता है कि कैसे ब्रिटिश ने भारत के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। अब ब्रिटिश एरा इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी आइए डिस्कस करते हैं 3 फेज में। सबसे पहला है अर्ली ब्रिटिश फेज। तो तो समझिए कि EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए ताकि जो चीज़ उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिल सके। लेकिन उन्होंने फिनिश गुड्स खरीदा, जैसे क्लॉथ खरीदा ताकि भारत में बेच सकें और प्रॉफिट कमाया। तो ये था हमारा अर्ली ब्रिटिश फेज 1600 टू फिर 1757 AD। दूसरा था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी रूल 1757 टू 1857 AD। इसमें क्या था कि चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई। जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी था वो भारत में कंट्रोल लिया, वो अपने एक्शन को डिस्गाइज किया एज अ ट्रेड। तो उन्होंने अनफेयर टैक्स को सेट किया लैंड पे, यानी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी था वो हमारा अनफेयर था, अनफेयर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी था। और बहुत सारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने वो रिच होते गए भारत के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हुए अपने पर्सनल गेन के लिए। ये था हमारा सेकेंड फेज। और तीसरा फेज था ब्रिटिश क्राउन रूल 1857 ऑनवर्ड। तो क्या हुआ कि एक रेविलियन हुआ, उसमें ब्रिटिश सरकार ने डायरेक्ट कंट्रोल लिया। उनका फोकस था कि भारत को एक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल की तरह यूज करें ताकि अपने इंडस्ट्रीज को, जो ब्रिटेन की इंडस्ट्री था, उसे फीड कर सकें। तो इन्होंने डिस्करेज किया इंडियन इंडस्ट्री को ग्रो करने से, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। वो फार्मर को पुश किए कि वो कॉटन जैसा क्रॉप ग्रो करे, रहे ना, एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रिटिश रूल डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये चीज़ कि जो ग्लोबल GDP का शेयर था वो बहुत घट गया। फिर ब्रूटल लैंड टैक्स, क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि ब्रिटिश ने हार्श लैंड टैक्स सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, जैसे कि ज़मींदारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। इससे क्या हुआ कि फार्मर को एक्सक्यूज़ कर दिया गया पैसे के लिए, ताकि उनके पास बहुत ही कम पैसा बचा। फिर है नेक्स्ट फोर्स्ड कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ब्रिटिश ने फार्मर को फोर्स किया कि वो कुछ क्रॉप को ग्रो करे, जैसे कि कॉटन हो गया, जो कि ज़रूरत था ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए। फिर हमारा लोकल इंडस्ट्री को उन्होंने बर्बाद कर दिया, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ब्रिटिश मेड जो गुड्स थे वो भारत के बाज़ार में फ्लड हो गए, जो कि इंडियन इंडस्ट्री को हर्ट करने लगे। ब्रिटिश पॉलिसी ने डिफिकल्ट बना दिया इंडियन इंडस्ट्री को कम्पीट करने के लिए। तो इस कारण से जो है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में डिक्लाइन हुआ, जिसको हम लोग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। फिर आता है हमारा सेल्फ सर्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ब्रिटिश ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया, जैसे कि रेलवे बनाया, लेकिन इसलिए बनाया ताकि वो अपने रिसोर्स को भारत से बाहर ले जा सके।
सकें। फिर है लिमिटेड एजुकेशन, यानी दोस्तों ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो का फोकस इस बात पे नहीं था कि वो वेल राउंडेड स्किल डेवलप करे ब्रॉड डेवलपमेंट के लिए। उसका एम ये था कि एक वर्कफोर्स क्रिएट करें जो कि लोअल हो ब्रिटिश के लिए और ब्रिटिश कल्चर से फेमिलियर हो। तो ये पर्पस था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको मैं अपने क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी दे दूं। ये हमारा INIFS क्रैश कोर्स का पार्ट है। तो यदि आप इस कोर्स के सारे कंटेंट को चाहते हैं, डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको कंसाइज नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट MCQs मिलेंगे, दोनों का नोट्स का भी और MCQs का भी, दोनों का आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा ताकि आप केवल वीडियो ही देख लें तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ये जो कोर्स है 2 महीना के लिए वैलिड होगा और आपको मात्र 200 रुपये में इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा INIFS क्रैश कोर्स। आप पूछेंगे, सवाल पूछेंगे कि कहाँ से एक्सेस करें, तो दोस्तों नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। यानी तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग। चलिए ये बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेल्थ ड्रेन फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले सिविल एरा की बात करते हैं। तो कुछ अर्ली ब्रिटिश रूलर थे, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव का नाम दिया हुआ है। इन्होंने ये बहुत ही करप्ट थे। फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिग पेचेक फॉर ब्रिट्स। यहाँ पे वेल्थ ड्रेन के बारे में बात की जा रही है। तो ब्रिटिश ऑफिसर ने किस प्रकार से इंडिया के वेल्थ को ड्रेन किया वो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव का नाम दिया जा रहा है। फिर बिग पेचेक फॉर ब्रिट्स, मतलब जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे भारत में, इन्होंने जो कि भारत को ये बहुत ही हाई सैलरी अर्न करते थे, राइट, कंपेयर टू जो भारत कमा रहे थे उससे कंपेरिजन में। फिर वेल्थ फ्लडिंग आउट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। वेल्थ फ्लडिंग आउट का मतलब क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इन्होंने भारत का कंट्रोल लिया था, वो बहुत सारा पैसा जो है ब्रिटेन भेजते थे। तो वेल्थ को भारत में रीइन्वेस्ट नहीं किया जाता था, उसको ब्रिटेन को बेनिफिट किया जाता था। ये होम चार्ज पे सवाल पिछली बार पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। देखिए आपको इस तरह के क्रैश कोर्स में ये भी जानकारी मिलेगा कि क्या क्या सवाल आया था, ताकि आप उस पर ज़्यादा जोर दे सकें। होम चार्ज क्या हुआ समझिए। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट कंट्रोल लिए, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने होम चार्ज। इसका मतलब कि जो भारत का जो पैसा था उसको यूज़ किया जा रहा था बहुत सारी चीज़ों को पे करने के लिए ब्रिटेन में, जैसे कि सैलरीज। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गया, ब्रिटेन का सैलरी यहाँ से पे किया जाता था। फिर उसके अलावा पेंशन, जो हमारा ब्रिटिश के जो ऑफिशियल थे उनको जो पेंशन यहाँ से दिया जाता था जिन्होंने भारत में काम किया था। तो इस कारण से क्या हुआ, भारत का रिसोर्स फिर से ड्रेन हुआ। और फाइनली क्या हुआ कि एस्टिमेट सजेस्ट करता है कि लंबे अवधि तक भारत ने बिलियन ऑफ डॉलर जो है ब्रिटेन को पे किया। ठीक है, ये पैसा भारत को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जरा इंडियन इकोनॉमी का प्री एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा की बात करते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ कि ये जो स्लो ग्रोथ था ना, ठीक है, लेकिन भारत का जो ग्रोथ था बहुत ही कम था, लगभग 3.5% ग्रोथ था। ठीक है, और इसी स्लो ग्रोथ को हम लोग कहते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये सवाल पिछली बार पूछा गया था, प्लीज गो थ्रू इट। तो दोस्तों हमारा जो इकोनॉमी था ग्रो तो कर रहा था, लेकिन जो एवरेज पर इनकम था, यानी पर कैपिटा इनकम जो था, वो उतना ग्रो नहीं कर रहा था। वो मात्र एक साल में 1.5% यानी 1.3% ही ग्रो कर रहा था। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग जो है स्लो ग्रोथ के बेनिफिट को फील नहीं कर रहे थे। चलिए ये तो हमारा प्री 1990 की बात करें। अब पोस्ट 1990 क्या हुआ वो समझिए। तो पोस्ट 1990 क्या हुआ दोस्तों कि 1991 में भारत ने कुछ बिग चेंजेस लाए, बड़े चेंजेस लाए अपने इकोनॉमिक पॉलिसी में, जिसको हम लोग लिबरलाइजेशन बोलते हैं। तो सरकार ने ज़्यादा खर्चा किया चीज़ों पे जो कि हेल्प करता था हमारे अर्थव्यवस्था को ग्रो करने में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन कर रहा है ना, ह्यूज गवर्नमेंट स्पेंडिंग बूस्टेड द इकोनॉमी। तो दूसरा चेंज ये लाया गया कि आसान किया गया कि हम दूसरे कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट कर सकें। तो गुड्स को इंपोर्ट करना आसान किया गया, जिसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं। दूसरा चेंज ये लाया गया कि इससे क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ा, जिस कारण से बहुत सारे प्रोडक्शन हुआ गुड्स का भारत में, और कंज्यूमर के लिए प्राइस कम हुआ। तो ओवरऑल कहा जाए कि जो 1990s के बाद चेंजेस आए हैं, इस कारण से बहुत ही डायनेमिक और ग्रोइंग इकोनॉमी हुआ है भारत। अब जरा बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी पोस्ट लिबरलाइजेशन 1992 टू 2008। देखिए दोस्तों 1991 में भारत ने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस किया था, और चीज़ों को ट्रैक पे लाने के लिए सरकार ने कुछ मेजर चेंजेस लाए थे। इसको LPG रिफॉर्म बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब कि ये आसान बनाना बिजनेस को, ताकि वो भारत में ऑपरेट कर सके, और फॉरेन कंपनी के लिए आसान बनाना कि वो भारत में इन्वेस्ट कर सके। दूसरा होता है प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने अपना कुछ स्टेट ऑन बिजनेस जो है प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि भारत जो है अपने आप को दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए खोल दिया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि इन सभी चेंजेस के कारण जो है दोस्तों बहुत सारे फॉरेन
फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आने लगे, इकोनॉमी हमारा फास्टर ग्रो करने लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेकडाउन है 5 ईयर प्लान का। जो हमारा 8th 5 ईयर प्लान था उसमें 6.7% का एनुअल ग्रोथ था, 9th 5 ईयर प्लान में 5.3% का एनुअल ग्रोथ है और 10th 5 ईयर प्लान में 7.6% का एनुअल ग्रोथ है। तो ये क्लियरली शो करता है कि जो हमारे LPG पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया उसका पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा। तो दोस्तों फिर एक पॉइंट बताया जा रहा है कि 2004 से लेकर 2009 तक क्या हुआ कि हमारा जो अच्छा सरकारी नीति था और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इकोनॉमी था, इस कारण से हमारा ग्रोथ और भी बढ़ गया और इस कारण से 2002 से 2006 के बीच में भारत जो है सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना। इसका जो ग्रोथ रेट था वो 8.6% था। ठीक है, तो 1991 से पहले बहुत ही स्लो था, लेकिन रिफॉर्म आने के बाद ये बहुत ही तेज़ गति से आगे बढ़ा है। अब देखिए 2008 का जो क्राइसिस आया था उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, तो दोस्तों इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा था 2008 के ग्लोबल क्राइसिस से पहले। ठीक है, लेकिन देखिए हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी ना वो ज़्यादा विश्वास इस बात पे किया करती थी, वो ज़्यादा आधारित थी किस पे कि ग्लोबली क्या हो रहा है। लेकिन जब ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश कर गया था 2008 में तो भारत में भी हार्ड हिट किया था। तो इस कारण से हमारा जो ग्रोथ था वो बहुत ही स्लो हो गया था। तो सरकार ने कुछ स्टिमुलस पैकेज लाए, जैसे कि उन्होंने फाइनेंशियल एड दिया बिजनेसेस को। इससे क्या हुआ, इकोनॉमी रिकवर कर पाई, लेकिन गवर्नमेंट डेब्ट बढ़ा दिया, यानी फिजिकल डेफिसिट बढ़ा दिया। या कर रहा है ना कि रिकवर तो कर पाई बहुत सारी बिजनेस, लेकिन फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया। तो क्राइसिस के बाद भी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है फास्ट ग्रो की है। ये जो रैपिड एक्सपेंसेस है इसको लोगों ने फिल किया है और बिजनेस ने बहुत सारे पैसे बोरो किए हैं, यानी हाई क्रेडिट ग्रोथ हुआ है। देखिए लिखा हुआ हाई क्रेडिट ग्रोथ। ठीक है, तो समझिए कि सभी लोग क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, जो कि रिस्की हो सकता है लॉन्ग रन में। अब देखिए एक पॉइंट को समझाया जा रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म पोस्ट 2008। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि GST एक नया टैक्स सिस्टम लाया गया GST के रूप में। देखिए GST लिखा IBC होता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, एक फास्टर तरीका है बैंकक्रप्ट बिजनेस के साथ डील करने के लिए। कॉर्पोरेट टैक्स कट, यानी बिजनेस को ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। और डिमोनेटाइजेशन आप जानते ही हैं कि हाई वैल्यू करेंसी नोट को रिमूव करना। फिर ओवरऑल ग्रोथ यदि 2008 से 2020 की बात करें तो 2008 के क्राइसिस के बावजूद, चैलेंजेस के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 2008 से 2020 के बीच में 6.5% के रेट पे बढ़ी है। ठीक है, तो ये इकोनॉमी के रेजिलियंस को शो करता है। यदि हम पिछले 4 डिकेड्स में इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 3 मेजर शॉक लगे हैं। तो पहला शॉक था कि रनिंग आउट ऑफ गैस, 1991 का जो क्राइसिस आया था, जिसको BOP क्राइसिस बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बोलते हैं। तो 1991 में क्या हुआ, भारत में क्राइसिस फेस किया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये जितना पैसा फिजिकल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया भारत का, तो वापस चीज़ों को ट्रैक में लाने के लिए भारत ने अपने इकोनॉमिक पॉलिसी में बड़ा चेंजेस लाया, जिसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा दूसरा जो चैलेंज आया गया था, शॉक हुआ था, वो था 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। मैंने आपको पहले बताया कि जिस कारण से भारत में बहुत इंपैक्ट पड़ा। तो भारत ने स्टिमुलस पैकेज लाया था, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज लाया था भारतीय सरकार ने। तीसरा जो सेटबैक था वो था पैंडेमिक सेटबैक, कोविड-19 का पैंडेमिक सेटबैक। तो कोविड-19 के कारण दूसरा कर्व बॉल आया, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन डाल दिया गया। ये बहुत बड़ा रोड ब्लॉक था। इकोनॉमिक स्लोडाउन का जो सीवियरिटी था वो इससे लिंक था कितना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। तो जिस जगह पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था वहाँ पे बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा। तो इंडियन इकोनॉमी ने चैलेंजेस फेस किए हैं, लेकिन इसने रेजिलियंस भी शो किया है बाउंस बैक करने में। अब जरा कोविड-19 का इम्पैक्ट की बात कर ले तो कोविड-19 का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। बिग लूजर्स कौन कौन से हुए हैं, जैसे कि रिटेल स्टोर्स हो गए, मॉल्स हो गए, टूरिज्म हो गया, ट्रैवल एंड होटल्स हो गए। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं एयरलाइंस सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे, ट्रांसपोर्टेशन, एयरलाइन, बसेस, टैक्सी, लॉजिस्टिक। फिर दूसरे सेक्टर में ने भी पिंच को फेस किया। ठीक है, किसको, जैसे कि रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फिर लेबर मार्केट स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ लॉकडाउन। फिर अब गियर शिफ्ट किया गया सिटी टू विलेज, मतलब जो लोग माइग्रेट कर चुके थे सिटीज़ में काम के लिए, उन्होंने अपना जॉब लॉस कर लिया, वो अपने वापस गांव चले गए, जिसको हम लोग रिवर्स माइग्रेशन बोलते हैं, राइट। फिर इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हुआ, रिकवरी हुआ, राइट। यहाँ देखिए रिवर्स माइग्रेशन लिखा गया है। तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के कारण शार्प डिक्लाइन हुआ इन्वेस्टमेंट में, नए बिजनेस और प्रोजेक्ट में। तो इकोनॉमी का जो रिकवरी था वो इस बात से ड्राइव किया गया कि सरकार जो है ज़्यादा खर्च की प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है, अब ओवर द टाइम इम्पैक्ट क्या हुआ इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो लेटर वेव आए थे कोविड-19 का, इसका लेस सीवियर इकोनॉमिक इम्पैक्ट था, इसलिए क्योंकि लॉकडाउन जो है बहुत ही कम स्ट्रिक्ट था और बिजनेस ने अडॉप्ट कर लिया था कि नई न्यू नॉर्मल। अब कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या पड़ा था भारतीय सेक्टर में, वो जरा देखिए। तो एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर जो है रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग रहा था पैंडेमिक के दौरान। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम रेस्ट्रिक्शन थे फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जिसके अंदर फैक्ट्रीज में चीज़ें बनती थी बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन कर गई थी, खासकर फर्स्ट वेव ऑफ लॉकडाउन के दौरान। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग रिकवर की थी फर्स्ट वेव के बाद। और तीसरा है माइनिंग एंड क्वेरिंग। तो माइनिंग एंड क्वेरिंग में दोस्तों क्या हुआ था कि डबल ट्रबल था,
क्या ट्रबल था कि माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर, जिसके अंदर हम रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं जैसे कोयला और मिनरल, तो ये बहुत ही स्लो डाउन फेस कर रहा था कोविड-19 के दौरान। और पैंडेमिक से पहले ही ये स्लो डाउन फेस कर रहा था। पैंडेमिक ने सिचुएशन को और वर्स कर दिया, ठीक है, क्योंकि सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ और कुछ रिसोर्सेज का डिमांड भी कम हुआ। फिर दोस्तों यदि हम इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई की बात करें तो ये जो सेक्टर है वो जो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो उसमें भी डिक्लाइन दिखा। ऐसा इसलिए क्योंकि डिमांड कम था बिजनेसेस से जो कि शट डाउन थे और या नहीं तो अपने रिड्यूस कैपेसिटी पे ऑपरेट हो रहे थे, ठीक है, ये इस कारण से। अब भारत का जो अनइवन कोविड-19 पैंडेमिक है उससे ज़्यादा देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फास्ट ट्रैक यानी स्ट्रॉन्ग रिकवरी कहाँ का हुआ है, एग्रीकल्चर में, फाइनेंशियल सर्विस में, रियल एस्टेट में, प्रोफेशनल सर्विस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, आप मीनिंग जानते ही होंगे। और ग्रेजुअल रिकवरी कहाँ का हुआ है, ट्रेड, टैक्सीज, एयरप्लेन, ट्रैवल, टूरिज्म एंड स्टिल रिकवर एज ए पार्ट ऑफ। तो ये सभी हमारे भारत के अनइवन कोविड-19 चैलेंजेस है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों भारत का बम्पिंग रिकवरी यानी पोस्ट कोविड बताया जा रहा है कि बम्पी रिकवरी कब हुआ है। तो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण भारत की इकोनॉमी में तो ब्लो तो आया ही, जैसे सप्लाई डिक्लाइन हुआ, फैक्ट्रीज और बिजनेस को ट्रबल था कि उनको मटेरियल जो चाहिए था वो उनको मिलता नहीं था, जिससे सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ था। दूसरा था लॉकडाउन का ब्लूज था, यानी दोस्तों लॉकडाउन ने बिजनेस को शट कर दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड डैम्पनर, लोग कॉशियस थे कि वह स्पेंड करें पैसे को। इस पर बाउंस बैक कब आया, तो एक शार्प इंक्रीज हुआ था भारतीय अर्थव्यवस्था के आउटपुट में 2021 से 22 में। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है 8.5% का, ठीक है, यहाँ दिखा गया ना कि 60 रिबाउंड था 8.5% का। तो ये इम्प्रेसिव दिखता है, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ही कम था, लिट इज़ अ लोअर स्टार्टिंग पॉइंट। तो याद रखिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर डिक्लाइन बताया था 6.6% का, तो ये जो लो बेस है इस कारण से ग्रोथ परसेंटेज बड़ा दिखता है दैन एक्चुअली इट इज़। अब देखिए ग्रोथ विथ हिकअप्स, क्या मतलब हुआ कि जो रिकवरी था वो स्मूथ नहीं था, इकोनॉमी जो है ग्रो कर रहा था फास्टर इन द फर्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लोबल जॉब सफल। तो वर्ल्ड इकोनॉमी को समझिए कि एक जेंट पाई चार्ट है। ट्रेडिशनली बहुत सारे जॉब तो थे फार्मिंग सेक्टर में थे, फिर फैक्ट्री जो है बिगर पार्ट हो गया पाई का। भारत का यूनिक पाथ के बारे में बात करें तो इंडिया जो है ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। सर्विस सेक्टर जो भारत में है वो ग्रो कर रही है सबसे ज़्यादा, अब ये बड़ी होती जा रही है दैन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो ये यूनिक पाथ है। फिर श्रिंकिंग फार्म की बात करें तो जो शेयर है इंडियन इकोनॉमी का जो कि आता है विदेश फार्मिंग से या एग्रीकल्चर से। और लास्ट है टेम्प्रोरी राइज ड्यूरिंग पैंडेमिक। टेम्प्रोरी राइज ड्यूरिंग पैंडेमिक का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एग्रीकल्चर का जो शेयर था वो बढ़ गया था कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। ऐसा इसलिए क्योंकि फार्म को अलाउ किया गया था कि ऑपरेट कर सके। यदि हम अभी के बैकग्राउंड की बात करें तो सर्विस का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ आप देख सकते हैं 60.9% है, इंडस्ट्री का 19.8% है, एग्रीकल्चर का मात्र 20% है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे रीज़न है क्यों सर्विस सेक्टर जो है भारत में फास्टली ग्रो कर रहा है। एक फैक्टर है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।